बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड एनालिसिस सीरीज़ में फ़ारूक तौसीफ़ की तरफ से आप सब व्यूवर्स को खुश आमदीद। यह है लेक्चर नंबर 20 और इस लेक्चर का ताल्लुक़ भी एल्गोरिदम एनालिसिस फ़ेज़ से है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम इस फ़ेज़ में अभी जो सेकंड फ़ेज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें टोटली हमारा कंसर्न एल्गोरिदम एनालिसिस के बारे में होगा। हमने डिज़ाइनिंग फ़ेज़ के बारे में बहुत सी वीडियोस बनाई, बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी सभी स्टूडेंट्स ने। तो जो डिज़ाइनिंग फ़ेज़ था वो तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है। एनालिसिस फ़ेज़ में स्टार्टिंग में हमने टच दिया था एनालिसिस के बारे में। जो बेसिक चीज़ें थी, जो फंडामेंटल चीज़ें थी, वो एनालिसिस के बारे में हम पहले ही कवर कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन अब इन लेक्चर्स में हम इन एनालिसिस फ़ेज़ की और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे और सभी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो मिलता जुलता टॉपिक है पिछले टॉपिक से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का, और आज का टॉपिक है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का। तो जैसे कि नाम में थोड़ा सा ताल्लुक़ नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से इसके जो काम है आप ये कह लेंगे, या इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी बहुत सा ताल्लुक़ है। और इसकी एक सब हेडिंग मैंने यहाँ पे दी हुई है, वाई वी यूज़ दीज नोटेशंस। तो इन नोटेशंस को यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, तो आज की वीडियो एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो में हम पहले एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इन नोटेशंस को यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा होता है और कितनी टाइप की एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के नाम से पहली स्लाइड है। तो पहली स्लाइड का पहला पॉइंट मैं पढ़ता हूँ। व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिदम इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। जब हमने एनालिसिस करना होता है, आप जानते हैं कि जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही होती हैं एनालिसिस फेज़ में, दैट इज़ टाइम एंड स्पेस। टाइम और स्पेस दोनों का हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। We can never provide an exact number to define the time required and the space required by the algorithm। तो ये बात बहुत नोट करने के काबिल है कि जब हम इन चीज़ों का एनालिसिस कर रहे होते हैं, टाइम और स्पेस का एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस एल्गोरिदम को चलने के लिए फॉर एग्जांपल 5 सेकंड चाहिए या 10 सेकंड चाहिए या 10 नैनो सेकंड्स चाहिए इस एल्गोरिदम को रन करने के लिए। या हम ये भी नहीं कह सकते कि इस एल्गोरिदम ने फॉर एग्जांपल आपके 15 MB जो हैं वो आपकी स्पेस चाहिए उस रैम में। तो इस तरह की जो एस्टिमेशन है इसके बारे में हम एग्जैक्ट नंबर कभी भी नहीं बता सकते। तो इसका हल क्या है, इंस्टेड वी एक्सप्रेस इट यूजिंग सम स्टैंडर्ड नोटेशंस आल्सो नोन एज एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो इसका हल ये है कि हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज़ करते हैं। किस पर्पज़ के लिए, यही बताने के लिए कि ये कितने स्पेसिस दे रहा है, ये एल्गोरिदम कितना टाइम यूटिलाइज़ कर रहा है, कितने टाइम को कंज्यूम कर रहा है और कितना टाइम इसमें मतलब उसकी जितनी भी उसकी एनालिसिस से रेलेवेंट जितनी भी एस्टिमेशन है वो हम इन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू रिवील करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जो इसकी प्रॉपर जो कोर थीम है वो देखते हैं, वो क्या है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन आर लैंग्वेज that allows us to analyze an algorithm's running time by identifying its behavior as the input size for the algorithm increase। तो स्टूडेंट्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कुछ इस टाइप की कीवर्ड्स हैं, कुछ इस टाइप की लैंग्वेज है जो हमें एल्गोरिदम का एनालिसिस करवाने के लिए हेल्प करती है। एल्गोरिदम के एनालिसिस में उसकी रनिंग टाइम है, उसकी स्पेस है। तो इन बिहेवियर्स को जब हम कुछ इनपुट्स देते हैं तो इनपुट की बेस पे जब इनपुट दे देते हैं उस बेस पे इस एल्गोरिदम ने किस तरह से काम करना है, इसका क्या ग्रोथ रेट होगा, इस एल्गोरिदम को अगर ये इनपुट देंगे तो क्या होगा, इस एल्गोरिदम को अगर ये वाले इनपुट्स देंगे तो क्या काम होगा। तो इस पर्पज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज़ करते हैं। दिस इज़ आल्सो नाउन एज एन एल्गोरिदम्स ग्रोथ रेट। इसको हम एल्गोरिदम का ग्रोथ रेट भी बुलाते हैं। Secondly, asymptotic notations is a way of comparing functions that ignore constant factors and small input size। एक दूसरा पर्सपेक्टिव asymptotic notation के बारे में ये है कि asymptotic notations जो हैं वो आपको कंपैरिजन प्रोवाइड करती है डिफरेंट फंक्शंस के अंदर। आगे चल के हम देखेंगे फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, किस तरह से एक एल्गोरिदम में फ़ंक्शन वर्क करते हैं। तो ये फंक्शंस का कंपैरिजन करता है और इन कंपैरिजन की बेस पे हमें पता चलता है कि जब हम इस फंक्शन का कंपैरिजन कर लेते हैं तो हमें पता चलता है इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि
एल्गोरिदम को तेज़ चला रहा है, जिसकी वजह से एल्गोरिदम तेज़ चल रहा है, कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि एल्गोरिदम की जिनकी वजह से या जो एल्गोरिदम को स्लो डाउन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम असिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू पता लगाते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि ये जो असिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं ये कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देती है। ये कल भी मैं डिस्कशन में ये बल्कि जब हमने इसका एक आप इसे डिसएडवांटेज कह सकते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस का और असिम्प्टोटिक एनालिसिस का, कि ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसको इग्नोर कर रहा होता है। बेसिकली इसका फोकस जो है उसके वो मेजर फैक्टर्स की तरफ होता है, जैसे कि उसकी एक्सपोनेंशियल्स की तरफ होता है, उनकी जो एन वैल्यूज़ की तरफ इसका फोकस होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उन पे इसका ज़्यादा फोकस नहीं होता। तो इसकी वजह से हमने ये भी पढ़ा था कि इसकी वजह से एल्गोरिदम का जो टाइम है वो भी एग्जैक्ट हमें नहीं पता चल रहा होता। मोर अबाउट असिम्प्टोटिक नोटेशन, इसके बारे में असिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में और भी पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं। असिम्प्टोटिक नोटेशंस आर यूज्ड टू राइट फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट पॉसिबल रनिंग टाइम फॉर एन एल्गोरिदम। तो जैसे हमने कहा था कि असिम्प्टोटिक नोटेशंस आपके एल्गोरिदम का रनिंग टाइम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब इस रनिंग टाइम को दो हिस्सों में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। वैसे तो तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट दो का जिक्र किया गया, दैट इज़ फास्ट टाइम और स्लोएस्ट पॉसिबल रनिंग टाइम, कि ये एल्गोरिदम मैक्सिमम कितने टाइम में सॉल्व कर लेगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, और दूसरा ये कि ये एल्गोरिदम कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पॉसिबल टाइम जो है वो यूज़ करके इस एल्गोरिदम को सॉल्व करेगा। तो ये पॉसिबली इसका फास्टेस्ट टाइम और दूसरा उसका स्लोएस्ट टाइम फाइंड करने के लिए भी हम असिम्प्टोटिक नोटेशंस का ही यूज़ करते हैं। दीज आर आल्सो रेफर्ड एज बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस सिनेरियोज रिस्पेक्टिवली। तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस भी इसे बोलते हैं। बेस्ट केस किसको बोलेंगे? फास्टेस्ट को, और वर्स्ट केस बोलेंगे स्लोएस्ट को। इन असिम्प्टोटिक नोटेशन वी ड्राइव द कम्प्लेक्सिटी कंसर्निंग द साइज ऑफ द इनपुट। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो असिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं इनकी मदद से हम कम्प्लेक्सिटीज़ फाइंड कर रहे होते हैं। जब आपको कम्प्लेक्सिटीज़ पता चल जाएंगी तब आप इनका रनिंग टाइम वगैरह भी निकाल सकते हो। व्हाट क्वेश्चन इट सॉल्व, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ये सॉल्व करेगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। डज द एल्गोरिदम सडनली बिकम्स इनक्रेडिबली स्लो व्हेन द इनपुट साइज ग्रोज। हमने ये भी बात पढ़ी थी कि इनपुट का जब हम साइज़ चेंज करते हैं तो इसकी वजह से वो एल्गोरिदम की एफिशिएंसी जो है वो डिस्टर्ब होती है। एल्गोरिदम की जो डिफरेंस आ जाता है उसकी एफिशिएंसी पे। जैसे अगर हम इनपुट साइज़ को ज़्यादा करेंगे इट मीन्स कि वो आपका एल्गोरिदम स्लो वर्क करेगा, और जितनी इनपुट कम होगी उतना आपका एल्गोरिदम भी एफिशिएंटली वर्क करेगा। तो ये जो असिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं ये आपको बता रही होती हैं कि एल्गोरिदम जो है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से कम हो रहा है। क्या ये जब हम एल्गोरिदम का साइज़ बढ़ा देते हैं तो ये क्या बहुत तेज़ी से स्लो डाउन हो जाता है, क्या तेज़ी से इसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये, डज इट मोस्टली मेंटेन इट्स क्विक रन टाइम एज द इनपुट साइज इंक्रीज। या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपना इनपुट साइज़ इंक्रीज़ होने के बावजूद इतना ज़्यादा स्लो डाउन ना हो, बल्कि वो जिस तरह से पहले वर्क कर रहा था उसी तरह से वर्क करता रहा, या आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वर्किंग है वो स्लो डाउन हो। मतलब ये कि इस पूरी सिनेरियो के जो क्वेश्चन है इन सब का आंसर कौन दे रहा होता है, वो हमें असिम्प्टोटिक नोटेशन दे रही होती है। असिम्प्टोटिक नोटेशन गिव अस दी एबिलिटी टू आंसर दीज क्वेश्चन। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि असिम्प्टोटिक नोटेशन इस टाइप के जो क्वेश्चन है कि फंक्शन की ग्रो किस तरह से हो रही है, एल्गोरिदम ग्रो किस तरह से कर रहा है, उसके अंदर एल्गोरिदम की वर्किंग स्लो डाउन कैसे होती है, कितनी इनपुट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर इतनी इनपुट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इनपुट की तादाद कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से कितनी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। ये सारे का सारा जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का आंसर असिम्प्टोटिक नोटेशंस दे रही होती है। वाई इज़ असिम्प्टोटिक नोटेशन इम्पोर्टेंट? तो असिम्प्टोटिक नोटेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, दे गिव सिंपल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम एफिशिएंसी। ये सबसे पहले आपको आइडिया दे देती है एल्गोरिदम की एफिशिएंसी के बारे में। असिम्प्टोटिक नोटेशन ही वो चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी फाइंड करें, और एल्गोरिदम की एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस फाइंड करना और इसकी परफॉर्मेंस को चेक करना सबसे वाइटल है। सबसे वाइटल इस वजह से है क्योंकि परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम पूरी डिस्क्रिप्शन पिछले लेक्चर में दे चुके हैं।
दे अलाउ द कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एल्गोरिदम। इनकी मदद से, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की मदद से हम डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमें कंक्लूजन दे देंगे, हमें एक एस्टिमेशन दे देंगी कि इस एल्गोरिदम की ये परफॉर्मेंस है बाय फाइंडिंग इट्स टाइम कम्प्लेक्सिटी, बाय फाइंडिंग इट्स स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो इसकी बेस पे कंक्लूजन दे देते हैं, हर एक एल्गोरिदम का एक एक कंक्लूजन दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, सभी एल्गोरिदम का जो कंक्लूजन निकला होगा उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, और जब हम कंपैरिजन कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एक आंसर ये होगा कि इनमें से, इन एल्गोरिदम्स में से फास्ट कौन सा है, स्लो कौन सा है। किसकी बेस पे हुआ, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की बेस पे हुआ। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस जब हम कर लेते हैं तो एनालिसिस करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। व्हेन वी एनालाइज एन एल्गोरिदम वी जनरली गेट अ फार्मूला टू रिप्रेजेंट amount of time required for execution or the time required by the computer to run the lines of code of the algorithm। सबसे पहले जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को यूज़ करते हुए एनालिसिस उसका करते हैं तो उस वक्त हमें उसका रिक्वायर्ड टाइम पता चलता है कि इस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट अगर करवाया जाए तो एक जेनेरिक मशीन के ऊपर अगर इसे एग्जीक्यूट करवाया जाए तो ये क्या कितना टाइम जो है वो सर्व करेगा, कितना टाइम जो है वो वेस्ट करेगा, कितने टाइम को ये यूज़ कर रहा है। सबसे पहला आपका ये एनालिसिस पार्ट है। दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेसेस, कितनी बार इस एल्गोरिदम ने मेमोरी को एक्सेस किया। वो आपकी आप जानते हैं, ये अगर आपने मशीन साइकिल पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि मेमोरी को बार बार मतलब टच करता है, आपका प्रोसेस जो होता है वो मेमोरी में जाता है, उसके बाद मतलब उसका पूरा एक जो साइकिल है उस साइकिल को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम आपका कितनी बार मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। जितनी बार वो मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, जितनी बार वो मेमोरी के पास बार बार यूज़ कर रहा है मेमोरी को, इट मीन्स उतना ही ज़्यादा उसका साइज़ भी बड़ा होगा। नंबर ऑफ़ कंपैरिजन, इसके अलावा इसमें हमने ये भी देखना होता है एनालिसिस पार्ट में कि उसने कितने कंपैरिजन थे, इस पूरे एल्गोरिदम में कंपैरिजन्स कितने थे, और जितने ज़्यादा कंपैरिजन्स होंगे उतना ही आपका एल्गोरिदम फास्ट नहीं रहेगा, स्लो डाउन हो जाएगा। टेम्परेरी वेरिएबल्स ऑक्यूपाइंग मेमोरी स्पेस, इसके अलावा कितने ऐसे वेरिएबल हैं जो कि आपकी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। टेम्परेरीली ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपकी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, और जितना मेमोरी को ऑक्यूपाई करते जाएंगे उतना ही आपके एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस भी डाउन होती जाएगी। तो जब हम एनालिसिस कर लेंगे तो हमें ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे, और जब हमें ये आंसर्स मिल जाएंगे तो इसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये एल्गोरिदम अच्छा है या फिर नहीं। नेक्स्ट स्लाइड के पॉइंट्स हम देखते हैं। Asymptotic analysis gives us estimation of running time and space by using asymptotic notation। तो अभी तक हमने ये बात पढ़ी है कि asymptotic analysis जो है वो हमें टाइम, रनिंग टाइम और स्पेस की एस्टिमेशन दे रहा होता है थ्रू asymptotic notations। asymptotic notation derived idea by considering the mathematical function of any algorithm। तो वो जो एल्गोरिदम के फंक्शंस होते हैं उनको चेक करते हुए asymptotic notation हमें ये बता रहे होते हैं एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस क्या है। इन फंक्शन देर इज़ अ मेजर पार्ट विच एग्जैक्टली गिव आइडिया अबाउट एल्गोरिदम कॉस्ट। उन फंक्शन में एक मेजर पार्ट होता है और कुछ उसके माइनर पार्ट्स होते हैं। जो मेजर पार्ट्स होते हैं, जो मेजर एंटिटीज़ होती हैं, वो बेसिकली हमें आइडिया दे रही होती हैं इस एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस का। बाकी जो एंटिटीज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो मेजर एंटिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल ये है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। इफ सम एल्गोरिदम हैज़ अ टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप एक एल्गोरिदम का फंक्शन बना लेते हो और ये फंक्शन आपको इस तरह से मिलता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4। फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ n दी 3n प्लस 4 पार्ट विल बिकम इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द n स्क्वायर पार्ट। अगर हम n की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो इस सूरत में ये वाला पार्ट जो है इसका रोल बहुत कम हो जाएगा। इसका रोल बहुत कम इस वजह से हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हम n की वैल्यू को 1000 कर दें या 2000 कर दें तो 2000 का अगर स्केयर करेंगे ये तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ बन जाएगी, और इन बड़ी वैल्यूज़ के सामने इन वैल्यूज़ का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी। तो हम फंक्शन ये वाले को यूज़ करते हुए, इस एंटिटी को यूज़ करते हुए, इस पार्ट को यूज़ करते हुए, इस एक्सपोनेंशियल पार्ट को यूज़ करते हुए हम इस एल्गोरिदम का एनालिसिस कर सकते हैं। हम एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यही बताने का मकसद था कि इस फंक्शन में
इस इक्वेशन में एक मेजर पार्ट है और एक माइनर पार्ट है। माइनर पार्ट ये है जो कि आपका 3n+4 है। 3n+4 इस वजह से माइनर हम इसे कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जब आपकी n वैल्यूज़ बहुत लार्ज होती हैं तो उस सूरत में ये वाला पार्ट का रोल जो है वो आपकी इक्वेशन की जो फाइंडिंग है उसमें बहुत कम रह जाता है। ये देखें स्टूडेंट्स, आपको ये ही ग्राफ, इसका जो ग्रोथ है उसका ग्राफ दिखाया गया है कि 3n+4 का क्या कंट्रीब्यूशन है और n² का क्या कंट्रीब्यूशन है। n² की अगर आप कर्व देखें तो बहुत ऊपर जा रही है। n² की कर्व ऊपर जाने का मतलब ये है कि इसका जो आपका एनालिसिस पार्ट है उसमें इसका किरदार बहुत ज़्यादा है और इसका किरदार बहुत कम है, क्योंकि ये n² जब n की वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी तो जिस तरह से n की वैल्यूज़ ज़्यादा होती जाएंगी उतना ही ये कर्व जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। और n की वैल्यू जब ज़्यादा हो रही हैं तो इस पार्ट का, इस हिस्से का 3n+4 का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम हो जाएगा। फॉर n इज इक्वल टू 1000 n² विल बी 1 मिलियन। जब हम n की वैल्यू 1000 करते हैं तो n² की वैल्यू 1 मिलियन बन जाती है, ठीक है, 10 लाख बन जाती है। वाइल 3n+4 विल बी 3004 और 10 लाख के आगे अब 3004 की जो वैल्यू है वो बहुत कम रह गई है। Also, when we compare the execution time of two algorithms, the constant coefficient of higher order terms are also neglected। ये पहले भी बात बता चुका हूँ, आपने नोट कर लेनी है ये बात कि जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन में जो उसके कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उन कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं। जस्ट हम उसकी एक्सपोनेंशियल जो वैल्यूज़ हैं उनको देख रहे होते हैं। An algorithm that takes a time of 200 n² will be faster than some other algorithm that take 3n³ time for any value of n larger than 200। तो एक ऐसा एल्गोरिदम जिसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n² की फॉर्म में है, तो n² की फॉर्म में तो वो लाजमी तौर पे फास्ट होगा। n² की फॉर्म में तो लाजमी तौर पे फास्ट इस वजह से होगा अगर इसका कंपैरिजन हम n³ के साथ करेंगे, ठीक है। n³ चूँकि हम अगर n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 200 रखते हैं, जस्ट हम अगर 200 का क्यूब करें और 200 मल्टीप्लाई बाय 200 का स्क्वायर करें तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर आएंगी। और अगर हम इनकी वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ n वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे, जब जितनी वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे n³ की वैल्यूज़ अब बढ़ती जाएंगी, इसकी वैल्यू इतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ेंगी। तो n³ जो है वो आपका एल्गोरिदम का, अगर इसकी जो फाइंडिंग है वो n³ है, हम ये कह लें कि n³ उसका रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी है, तो n³ वाला जो एल्गोरिदम है वो स्लोअर होगा और n² वाला एल्गोरिदम फास्ट होगा। Since we are only interested in the asymptotic behavior of the growth of the function, the constant factor can be ignored too। तो इसी वजह से हम जो इनके constant factors हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। आगे हम फंक्शंस की टाइप पढ़ते हैं, जो कि आपकी एक, जब हम एल्गोरिदम का एनालिसिस करेंगे तो हर एक एल्गोरिदम का एनालिसिस करने के बाद उसका हम एक फ़ंक्शन फाइंड करेंगे। तो कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं? एक तो सबसे पहली टाइप है लोगारिथमिक फंक्शन। लॉग फंक्शन भी इसे बोल देते हैं और लोगारिथमिक फंक्शन भी बोलते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं? ये log n की फॉर्म में होते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे फंक्शंस के नेम पता होने चाहिए और फंक्शन का नेम पता होने के बाद वो किस फॉर्म में होते हैं, उसकी स्टेटमेंट किस तरह से होती है, ये वाली चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा है लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन किस फॉर्म में होते हैं? वो an+b की फॉर्म में होते हैं। n कोई कांस्टेंट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसे हमने देखा था कि वो उसमें एक्सपोनेंशियल भी होती है, an², जिस यहाँ पे n बिल्कुल उसी तरह से कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पावर की फॉर्म में जब आ जाएगा तो उसको यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेंगे, ठीक है। an² + bn + c इस फॉर्म में जो फंक्शन होता है उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन आपके इस टाइप के फंक्शन होते हैं जिसमें an की पावर z, अब z वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे हमने यहाँ पे बल्कि बताया भी हुआ है वेयर z इज़ सम कांस्टेंट वैल्यू। ये यहाँ पे z वैल्यूज़ हैं, या 10 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, कुछ भी आपकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इस तरह के फंक्शन को पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि जस्ट आपकी पावर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसमें इसके अलावा और भी कोई भी वैल्यूज़ नहीं होती, जस्ट एक पावर होती है, वेयर इज़ अ सम कांस्टेंट, ए जो एक कांस्टेंट वैल्यू है। These are some fundamental functions growth classification used in various notations. These lists start at the
slowest growth function, logarithmic function, fastest execution time, and goes on the fastest growing exponential slowest execution time. अब ये वाला जो एनालिसिस दिया हुआ है, ये वाला जितना भी ये पार्ट लिखा हुआ है, इसमें इन फंक्शंस की ग्रोथ का रेट लिखा हुआ है कि इनमें से कौन से फंक्शन स्लोअर हैं, कौन से फंक्शन फास्ट हैं, कौन से फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम जिनका फास्ट है। तो ये वाली सारी डिस्कशन इसी के बारे में लिखी हुई है। Notice that as n or the input increase in each of the function, the result increase much quicker in quadratic, polynomial and exponential compared to logarithmic and linear function. जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो आपके ये वाले फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन या पोलिनोमियल फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये वाले क्विकर होंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लोगारिथमिक एंड लीनियर फंक्शन। इनकी वैसे एक्सप्लेनेशन हम मज़ीद आगे चल के पढ़ेंगे और देखेंगे इनको प्रैक्टिकली, बल्कि परफॉर्म करके प्रोग्राम्स के थ्रू जब हम इनका एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे इनमें से स्लोअर कौन से हैं, इनमें से फंक्शन जो है वो फास्टर कौन से हैं। इन्हीं फंक्शंस की सिंपल फॉर्म दी हुई है, सिंपल इन्हें करके लिखा हुआ है। अब हम इसी फॉर्म्स को याद रखेंगे कि log n फॉर्म जो है वो लोगारिथमिक फंक्शन की फॉर्म है और n फॉर्म, n इज़ कांस्टेंट वैल्यू, ये इसे लीनियर बोलते हैं, और n स्केयर को हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक बोलेंगे जहाँ पे आपकी स्केयर वैल्यू है। और पोलिनोमियल जब आपकी स्केयर से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे। एक्सपोनेंशियल क्या है, वेयर ए की पावर n वेयर ए इज़ सम कांस्टेंट, यहाँ पे ए की पावर जब n होगी और n जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी। All we need to do is first analyze the algorithm to find out an expression to define its time requirement and then analyze how the expression will grow as the input will grow। सबसे पहले हमने उस एल्गोरिदम के एनालिसिस पार्ट में एक एक्सप्रेशन फाइंड करना होता है जो आपका फंक्शन मिलेगा। उसके बाद उस फंक्शन पे हम एनालिसिस करेंगे, उनकी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बनाएंगे और उसकी बेस पे हम ये देखेंगे कि इनमें से हमें एल्गोरिदम जो है वो फास्ट कौन सा है और स्लो कौन सा है। टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन की बात करते हैं। कितनी टाइप की एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, तो 3 टाइप की, मोस्टली कॉमन जो 3 टाइप की, इससे ज़्यादा टाइप्स भी होती हैं, स्मॉल थीटा या स्मॉल ओमेगा वगैरह भी होती हैं, लेकिन 3 टाइप की मेन आपकी एसिम्प्टोटिक नोटेशन है। जिसे बिग थीटा बोलते हैं, उसकी सिंबल कुछ थीटा टाइप की है, ठीक है, उसे थीटा बोलते हैं। और सेकंड वन इज़ बिग ओ, और इसकी जो सिंबल है, इसकी नोटेशन जो है वो ओ है। और उसके बाद जो थर्ड वन इज़ है वो बिग ओमेगा है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है पूरे के पूरे लेक्चर की, जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग ये है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन की 3 टाइप हैं, एक बिग थीटा है, एक बिग ओ है और बिग ओमेगा है। इसके बारे में बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। हम हर एक टाइप को लेंगे और हर एक टाइप को अलग-अलग से हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें से MCQs बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। MCQs के हवाले से ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे ख़ास तौर पे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।